स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आऊँ फिजिक्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के पार्ट 1 वीडियो में इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे। इसके पहले की क्लास में हम सभी प्रकाश के परावर्तन, गोली दर्पण पर और समतल दर्पण पर पढ़ चुके हैं और इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैथ और फिजिक्स के सारे चैप्टर के प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वहां से आप उसको देख सकते हैं यदि आपका इसके पहले का कोई भी वीडियो छूट गया है, क्लास छूट गया है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के इम्पॉर्टेंट पॉइंट को, जिसका पहला पॉइंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा है प्रकाश का अपवर्तन, मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, यानी क्या हो, एक माध्यम से चले प्रकाश किरण और दूसरे माध्यम में चली जाए, तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर तिरछी आपतित होने पर, सीधी आपतित ना हो तब की बात हो रही है, तिरछी आपतित होने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, तिरछी आपतित होने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है, अपवर्तन कहलाता है। लेकिन जब तिरछी जाती है तो क्या होता है? थोड़ा सा मुड़ जाती है, तब भी आपका क्या कहलाएगा? अपवर्तन। और सीधी जाएगी तब भी अपवर्तन कहलाएगा। क्लियर यहाँ तक? लेकिन ध्यान रखना है, जब सीधी जाती है तो मुड़ती नहीं है। जब हल्का सा तिरछा डाला जाएगा तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी या दूर हटेगी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? यदि प्रकाश किरण तल पर अभिलंबवत आपतित होती है तो बिना मुड़े सीधी चली जाती है। अभिलंबवत आएगी यानी तल पर 90 अंश का कोण खींचे, अभिलंबवत आएगी तो क्या करेगी? सीधी चली जाएगी, बिना मुड़े चली जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला नियम देखते हैं। तो अपवर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन से? अपवर्तन के दो नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? दो हैं। कितने हैं? एक। आपका पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? एक आप माध्यम को अलग करने वाला तल, ऊपर आपका माध्यम एक, नीचे दो, तो ये आपका आपतित किरण, आने वाली किरण इसलिए आपतित किरण। ठीक है, जिस तल पर टकरा रही है उस बिंदु पर आप 90 अंश का कोण खींचिए, आपका क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। अभिलंब खींच लीजिए। अभिलंब के बाद क्या करेगा? यह दूसरे माध्यम में जाएगा, पारदर्शी माध्यम है तो दूसरे माध्यम में जाएगा। तो यदि आपका प्रकाश किरण वायु से कांच में जाता है, ठीक है, वायु से कांच में जाता है अर्थात विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। विरल से सघन में जाने पर क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस तरीके से आपका आपतित किरण, आपतन तल पर खींचा गया अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ये प्रथम नियम हो गया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा नियम क्या है? एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है अर्थात नियत होता है। तो आपतन कोण साइन आई आपका यहाँ पे और अपवर्तन कोण साइन आर का अनुपात क्या होता है? सदैव नियत होता है। साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। ठीक है, ये नियतांक क्या होता है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है, जिसको 1n2 या n भी लिखा जाता है। और इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, यानी अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक कहते हैं तथा इसे 1n2 से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? 1n2 से प्रदर्शित करते हैं। या इसको लिखने का दूसरा तरीका है n1 और n2 क्रमशः पहले माध्यम और दूसरे माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक होते हैं, अर्थात n2 बटे n1 बराबर 1n2 होता है। क्या होता है? n2/n1 इज इक्वल टू 1n2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यदि प्रकाश किरण वायु से कांच में आ रही हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक
ENG द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पहला माध्यम आपका क्या हो गया, वायु, और दूसरा माध्यम कांच हो गया, तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, ENG से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या दे रहा है। तो अगला पॉइंट दे रहा है सघन तथा विरल माध्यम, यानी डेंसन एंड रेयरर क्या मीडियम्स क्या होता है। अधिक आपेक्षिक घनत्व वाले माध्यम को सघन तथा कम आपेक्षिक घनत्व वाले माध्यम को विरल कहा जाता है। क्या है, अधिक अपेक्षिक घनत्व वाले माध्यम को सघन और कम आपेक्षिक घनत्व वाले माध्यम को विरल कहा जाता है। तो निर्वात का आपेक्षिक घनत्व शून्य होता है, निर्वात का क्या होता है, शून्य होता है। अतः निर्वात ही विरलतम माध्यम है। सबसे विरल माध्यम क्या होगा, निर्वात, क्योंकि इसका आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, शून्य। और वायु क्या होता है, इसकी अपेक्षा विरल होता है। तो निर्वात की अपेक्षा वायु क्या होता है, विरल। ठीक है, तो निर्वात से जब वायु प्रकाश किरण वायु में प्रवेश करेगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, यानी सघन माध्यम विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अविलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे दिया हुआ है प्रकाश के वेग व तरंग दैर्घ्य का मान सघन माध्यम में कम होता है। कैसा होता है, वेग व तरंग दैर्घ्य का मान सघन माध्यम में कम, परंतु आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, सघन माध्यम में प्रकाश का वेग और तरंग दैर्घ्य कम होता है और आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। तो यहाँ पर आपको अपवर्तन का स्थिति दिखाया जा रहा है, जिसमें पहली स्थिति चित्र ए में दिखा रहा है कि प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रहा है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, तो आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात अविलंब की ओर झुक गई है। ठीक इसी का उल्टा कांच से प्रकाश वायु में जा रहा है, तो आपकी दूसरी स्थिति चित्र बी में दिखाई दे रहा है। प्रकाश कांच से वायु में आ रहा है तो अविलंब से क्या हो रहा है, दूर हट जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो आगे पॉइंट दे रहा है आपका प्रकाश किरण यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपरिवर्तित होती है, यानी अपवर्तन होता है, तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन के इन गुणधर्मों में आए बदलाव को नीचे सारणी में दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो कौन सी घटना घटित होती, किस प्रकार से, ये। तो प्रकाश का गमन, प्रकाश कहाँ गमन कर रहा है, पहली स्थिति में प्रकाश का गमन दिखा रहा है, जिसमें सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में जा रही है। तो प्रकाश का वेग क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, और आवृत्ति क्या हो रहा है, अपरिवर्तित हो रही है। तरंग दैर्घ्य क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। कब, सघन से विरल में जाने पर वेग में भी वृद्धि हुई, तरंग दैर्घ्य में भी वृद्धि हुई, और आवृत्ति क्या हुई, अपरिवर्तित। ठीक है, दूसरा स्थिति पॉइंट आपका दे रहा है प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। कहाँ से, विरल से सघन में, तो वेग में क्या आएगी, कमी, आवृत्ति क्या होगी, अपरिवर्तित, और तरंग दैर्घ्य में भी कमी आएगी, यानी वेग और तरंग दैर्घ्य में कमी और आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगा। कब, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट दे रहा है अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध। अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध। ठीक है, रिफ्लेक्शन बिटवीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। क्या होता है, वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक होता है बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच निकालना है तो आपका अंश में वायु में प्रकाश की चाल आएगा और हर में आपका क्या आएगा, कांच में प्रकाश की चाल। यानी इसको ENG बराबर हम लिख सकते हैं C/V, जहाँ C क्या है, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल है, और V क्या है, कांच में प्रकाश की चाल है। ठीक है, आगे क्या दे रहा है, एक माध्यम के सापेक्ष, क्या कह रहा है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। किस बात पर निर्भर करता है, रंग पर। तो बैगनी रंग के लिए प्रकाश के लिए सबसे अधिक अपवर्तनांक क्या होता है, बैगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा, बैगनी रंग के प्रकाश के लिए
सबसे अधिक होता है। कौन? अपवर्तनांक। इस तरीके से भी प्रश्न पूछता है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किस रंग के लिए होता है, तो बैगनी रंग के लिए। आगे क्या दे रहा है? लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। क्या होता है? लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना है कि बैगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक और लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। इससे भी एक दो प्रश्न आपके पूछे ही जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आगे दे रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालिए और कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालिए, दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं। अर्थात ANG बराबर 1/GNA। ANG बराबर क्या होगा? 1/GNA। ठीक है, क्रमिक समांतर पारदर्शी माध्यमों में अपवर्तन, यानी एक साथ 2-3 माध्यमों में अपवर्तन हो तो क्या होता है? तो 3 पारदर्शी माध्यमों जैसे वायु, जल, कांच की श्रेणी क्रम के पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो क्या वो सूत्र बन जाएगा? ANW क्या हो जाएगा? ANW मल्टीप्लाई WNG मल्टीप्लाई GNA बराबर 1। यानी हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक जल का और जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का गुणनफल, किसके गुणनफल और किसका गुणनफल कर दें? कांच के सापेक्ष हवा के गुणनफल के जब गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल क्या आता है? 1 प्राप्त होता है। यानी तीनों का गुणनफल क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है। जब इस तरीके से प्रकाश किरण वायु से जल और जल से कांच में और कांच से वापस वायु में जाए तो अलग अलग अपवर्तनांकों के सापेक्ष अपवर्तनांकों का गुणनफल क्या आएगा? 1 प्राप्त होगा। ठीक है, क्या होगा? 1 प्राप्त होगा। अर्थात प्रकाश किरण समांतर हो जाएगी। जब वायु से प्रकाश किरण वायु में पुनः आ जाएगी तो प्रकाश किरण क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। जब समांतर तलों से अपवर्तन होगा तो। नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है अपवर्तनांक का गहराई से संबंध। अपवर्तनांक और गहराई में क्या संबंध है? ठीक है, अपवर्तनांक का गहराई से संबंध। रिलेशन बिटवीन डेप्थ एंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जल में रखी किसी वस्तु को देखने पर वस्तु की आभासी गहराई, जब जल में किसी वस्तु को रखा जाए उसको देखा जाए तो आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होता है। क्या होगा? वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होगा। तथा वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई के अनुपात अपवर्तनांक के बराबर होता है। ठीक है, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का अनुपात क्या होता है? अपवर्तनांक के बराबर होता है। अर्थात अपवर्तनांक ANW बराबर वास्तविक गहराई बटे में आभासी गहराई होगा। ठीक है, वास्तविक गहराई बटे में आभासी गहराई होगा। जल का अपवर्तनांक क्या होता है? 4/3। तो 4/3 बराबर वास्तविक गहराई और आभासी गहराई क्या हो गया? अनुपात में। तो आभासी गहराई बराबर 4/3 वास्तविक गहराई, यानी वास्तविक गहराई सदैव अधिक और जो आपको दिखाई देगा वो आभासी गहराई सदैव कम दिखाई देगा। यानी हमेशा तल सदैव उठा हुआ दिखाई देगा। किसी भी वस्तु का तल सदैव पानी में या जल में रखने पर, द्रव में रखने पर सदैव उठा हुआ दिखाई देगा, ऊंचाई में कमी प्रतीत होगी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं। क्या हैं? अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं। सघन माध्यम में स्थित वायु को विरल माध्यम से देखने पर वस्तु की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। कैसी प्रतीत होती है? कम। यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक RND हो तो RND बराबर वास्तविक गहराई बटे में आभासी गहराई। क्या हो जाएगा? वास्तविक गहराई बटे में आभासी गहराई। ठीक है, तो द्रव में अंशतः कोई डूबी हुई वस्तु, यानी आंशिक रूप से, पूरा न डूबा हो, डूबी हुई छड़ का टेढ़ा दिखाई देना। यानी जब किसी छड़ को आधा जल के बाहर आधा जल के अंदर डुबा दिया जाए, टेढ़ा दिखाई देना। तारों का टिमटिमाना, तालाब का आभासी गहराई वास्तविक से कम दिखाई पड़ना,
सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का क्षैतिज के नीचे होने पर भी दिखाई देना, बर्तन में पड़े अदृश्य सिक्के का बर्तन में जल भर देने पर दिखाई देना आदि घटनाएं प्रकाश की अपवर्तन पर आधारित है। यानी ये सारी घटनाएं जो हमको दिखाई देती हैं, तारों का टिमटिमाना, छड़ का टेढ़ा दिखाई देना, तालाब का वास्तविक गहराई से कम दिखाई देना, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का क्षैतिज के नीचे होने पर भी दिखाई देना, ये सारी घटनाएं किस बात पर निर्भर करती हैं? अपवर्तनांक पर। इन घटनाओं के घटित होने का कारण क्या है? पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। यदि किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए अगला हेडिंग देखते हैं, क्रांतिक कोण क्या होता है। ठीक है, क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो क्या होता है क्रांतिक कोण? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके सापेक्ष विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। अर्थात जब प्रकाश किरण, अर्थात क्या किया जाए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो उसको क्या करना चाहिए? अभिलंब से दूर हटना चाहिए। तो अभिलंब से दूर हटेगा तो कहाँ से जाएगा? इतना दूर से हटे कि दोनों तलों को छू कर जाए। कहाँ से जाए? दोनों तलों को छू कर जाए। तो इस स्थिति में जब अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, कितना हो जाए, अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, तो इस स्थिति में आपतन कोण जो होता है उसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं। और इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? सी से। ठीक है, किसे प्रदर्शित करते हैं? सी से। चलिए एक बार फिर से इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो क्या दे रहा है? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके सापेक्ष विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश का होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अर्थात DNR। ठीक है, DNR, डी मीन्स डेंसर है और आर मीन्स आपका रेयरर है। ठीक है, डी मीन्स आपका डेंसर हो गया यानी सघन हो गया, और आर मीन्स आपका क्या हो गया? रेयरर मीडियम। तो दो मीडियम हो गए, डेंसर और रेयरर, यानी सघन और विरल, सघन से विरल में जा रहा है। ठीक है, तो आपतन कोण क्या हो गया? सी, जिसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं। और अपवर्तन कोण दोनों माध्यमों के तलों को छूकर जा रहा है और उस पर खींचेगा अभिलंब से जा रहा है, तो अभिलंब से 90 अंश का कोण बनाता है। तो ये क्या हो जाएगा? साइन 90 अंश। यानी DNR बराबर क्या हो जाएगा? DNR बराबर हो जाएगा साइन C अपान साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1, यानी DNR बराबर हो जाएगा साइन C। इसलिए RND बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपान साइन C। ठीक है, 1 अपान साइन C। तो वायु तथा कांच के लिए क्रांतिक कोण लगभग 42 अंश होता है। कितना होता है? 42 डिग्री। याद रखिएगा, वायु तथा कांच के लिए क्रांतिक कोण लगभग 42 अंश का यानी 42 डिग्री का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो क्या है टोटल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन? जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से सघन व विरल माध्यम के पृथक कार्य तल पर अपवर्तित होकर उसी माध्यम या अर्थात सघन माध्यम में पूर्णतः परावर्तित हो जाती है, तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक। अर्थात जब क्रांतिक स्थिति से आपतन कोण का मान थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो प्रकाश क्रांतिक स्थिति से कोण थोड़ा सा बढ़ा देने पर एक नए मार्ग से उसी माध्यम में वापस आ जाती है। ठीक है, और यह बिना दर्पण के हो रहा है, नए माध्यम से वापस आ गए, तो इस घटना को क्या कहते हैं? आंतरिक परावर्तन। चूँकि दर्पण के बिना हो रहा है तो इसलिए हम ऐसे परावर्तन, साधारण परावर्तन नहीं है, इसको क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, इस घटना के लिए निम्न प्रतिबंध आवश्यक है। पहला,
प्रकाश सघन से विरल माध्यम में आपतित होना चाहिए। दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान कितना अधिक होना चाहिए? क्रांतिक कोण यानी सी से अधिक होना चाहिए, यानी वायु और कांच है तो 42 डिग्री से अधिक होना चाहिए। ठीक है। उदाहरणतः कांच में पड़ी दरारों का चमकना, कांच में अगर कहीं चिटका हुआ है तो उसका चमकना, पानी में डूबी हुई कांच की नली का चमकना, हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मृगमरीचिका, जल में वायु के बुलबुले का चमकीला दिखाई देना आदि घटनाएं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती हैं। इन सभी में क्या होता है? घटनाओं में कांच का चमकना, हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मृगमरीचिका का दिखाई देना, ये सभी क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती हैं। किसके कारण होती है? पूर्ण आंतरिक। अगला टॉपिक दे रहा है आपका मृगमरीचिका। क्या होता है? मरीचिका प्रायः मरुभूमि यानी रेगिस्तानों से संबंधित है। कहाँ पर दिखाई देगा? रेगिस्तानों में। गर्म जमीन के समीप की हवा गर्म रहती है और ऊपर की ओर ठंडी होती जाती है, यानी सतह के पास, जमीन के पास की हवा गर्म और ऊपर की हवा ठंडी होती है। फलस्वरूप हवा की परतें ऊपर की ओर क्रमिक यानी क्रमशः अधिक प्रकाश तक घनी होती जाती है, ऊपर की ओर घनी होती जाती है। अतः मरुभूमि में किसी पेड़ से प्रकाश की किरण, यानी रेगिस्तानी भूमि में किसी पेड़ की प्रकाश की किरण कम प्रकाश तक घनी भूमि यानी हवा की क्रमिक परतों से होकर जैसे जैसे जाती है उसका उत्तरोत्तर अपवर्तक रूप से मुड़ना होता है, यानी प्रकाश किरणें अपवर्तित होती हैं, जबकि एक परत से इसे क्रांतिक कोण के बराबर कोण पर अंत में नहीं मिलती है, तब इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। फिर उत्तरोत्तर अपवर्तन के बाद किरणें आँख में प्रवेश करती हैं। इस प्रकार पेड़ का उल्टा काल्पनिक प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई देता है? उल्टा काल्पनिक प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। काल्पनिक आभास होता है, यानी वहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनता। ठीक है। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में सड़कें भीगी तथा चमकीली दिखाई पड़ती हैं, चूँकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए आपतन कोण को काफ़ी बड़ा होना चाहिए, इसलिए मरीचिका कुछ दूरी से ही दिखाई पड़ता है। यानी मृगमरीचिका जो दिखाई पड़ता है कहाँ से? दूर से दिखाई पड़ता है। पास जाने पर क्या होता है? यह दिखाई नहीं देगा। पास जाने पर यह दिखाई नहीं देगा। क्लियर है? कहाँ दिखाई देता है? रेगिस्तानों में अपवर्तन की घटना है। और कैसी है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है और दूर से दिखाई देता है। इन बातों को आपको याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट क्या है? प्रिज्म। क्या है? प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जैसे कांच होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ठीक है, दो पृष्ठों से घिरा होता है, अर्थात किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित किसी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। अपवर्तन सतहों के मध्य कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। जिन दो तलों से अपवर्तन होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, उन दोनों तलों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण। और किसको किससे लिखते हैं? ए से। ठीक है, प्रिज्म कोण कहलाता है जिन दोनों तलों से अपवर्तन होगा। ठीक है, अगला है विचलन तथा विचलन कोण। जब प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी यहाँ पर अपवर्तन होने के बाद अपने मार्ग से आपतित किरण, निर्गत किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इसे प्रकाश का विचलन कहते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को इस प्रकाश को किरण का विचलन कोण कहलाता है। यदि यहाँ पर अपवर्तन आपका होता तो इस अपवर्तन न होता तो कैसे जाता? सीधे। दोनों को अगर पीछे मिलाएं तो दोनों के बीच का कोण आपका ये बना, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच को, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा से। किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा से। ठीक है, तो विचलन कोण क्या होता है आपका? डेल्टा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देख रहा विचलन कोण कहते हैं इसका मान आपतन कोण प्रिज्म के पदार्थ, ताप, प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। यानी विचलन कोण किन बातों पर निर्भर करता है? आपतन कोण प्रिज्म का पदार्थ, यानी किस पदार्थ का है बना हुआ है, कौन सा कांच है, ताप,
प्रकाश के रंग यानी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। आगे क्या कह रहा है, यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण ए क्या हो, ए तथा अल्पतम विचलन कोण डेल्टा सफिक्स एम हो, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू होल अपॉन साइन ए बाई टू। ठीक है, क्या होता है अपवर्तनांक n बराबर साइन ब्रैकेट में ए प्लस डेल्टा एम बाई टू होल अपॉन साइन ए बाई टू। ठीक है, ये हो गया अपवर्तनांक कब, जब प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण दिया हो तो निकालने के लिए सूत्र। चलिए, तो अगला टॉपिक दे रहा है प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, क्या दे रहा है, किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरने वाली श्वेत प्रकाश के अपने अवयव रंगों में, अवयव यानी जिन रंगों से बना हुआ है, रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। ऐसा विभिन्न वर्णों में विभिन्न विचलनों के कारण होता है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है, अपवर्तनांक n किसी प्रकाश की किरण के रंग पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर कई रंगों से, श्वेत प्रकाश कई रंगों से मिलकर बनी होती है। तो जब विचलन होगा तो अपवर्तन के कारण, अपवर्तनांक के कारण ये सभी अपने अलग अलग रंगों से होकर जाएंगे। ठीक है, सभी अपने अपने रंगों से होकर जाएंगी और वो रंगों का क्रम क्या होगा, विबग्योर, VIB क्या होगा, VIBGYOR। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर, आधार से आपके प्रिज्म कोण की ओर क्या होगा, VIBGYOR, जहाँ पर V वायलेट, I इंडिगो, B ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज और R रेड है। 7 रंगों के नाम आपको क्रम से याद रखने हैं। हिंदी में बैजानीह पिनाला। ठीक है, बैजानीह पिनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंग आपके क्रम से आपको याद रखने हैं। इससे संबंधित प्रश्न भी आपका पूछता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या दे रहा है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रिज्म से निकलने पर चित्रानुसार प्रकाश के 7 रंग प्राप्त होते हैं, यानी अपने 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, जैसा ऊपर बताया गया। रंगों के नाम क्रम से यहाँ पर दे रहा है, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, 7 रंग क्रम से हैं। इन रंगों को क्रम को प्रायः अक्षर विबग्योर की सहायता से याद किया जाता है। किस अक्षर से याद किया जाता है, विबग्योर, VIBGYOR, सभी अंग्रेजी के अक्षरों का पहला नाम है। ठीक है, चलिए अगला है, विबग्योर का तरंगदैर्घ्य क्या होता है। बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम तथा लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। याद रखिएगा, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। परंतु सभी रंगों की चाल एक समान होती है। कैसी होती है चाल, एक समान, चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आगे दे रहा है वस्तुओं का रंग, कि वस्तुओं का रंग क्या होता है, किस रंग के दिखाई देते हैं। तो किसी वस्तु का रंग इस बात पर निर्भर करता है कि उस पर आपतित प्रकाश में से वह किन रंगों को अवशोषित कर लेता है और किन रंगों को परावर्तित या संचरित करता है। सूर्य के प्रकाश में दिखाई देने वाले वस्तु के रंग को उसका प्राकृतिक रंग कहते हैं। किसी वस्तु का रंग उस पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। यानी कोई भी वस्तु हमें लाल दिखाई देती है तो इसका कारण क्या है कि उसमें सभी रंग की प्रकाश किरणों का अवशोषण हो जा रहा है और परावर्तन किस रंग का हो रहा है, लाल। जो रंग परावर्तित होगी, उत्सर्जित होगी, वही रंग हमको दिखाई देगा, वस्तु हमें उसी रंग का दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपारदर्शक वस्तुओं के रंग। जब किसी रंगीन अपारदर्शक वस्तु पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो वस्तु उस प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है तथा कुछ को परावर्तित। श्वेत प्रकाश का जो रंग परावर्तित होता है वस्तु उसी रंग का होता है, यानी जिस रंग का परावर्तन होगा वही रंग दिखाई देगा। उदाहरण के लिए लाल रंग के वस्तु के स्पेक्ट्रम लाल रंग को परावर्तित करता है, शेष सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। क्या करता है, लाल रंग दिखाई दे रहा है यानी लाल रंग को अवशोषित कर रहा है, बाकी रंगों को लाल रंग को परावर्तित करेगा और बाकी रंगों को अवशोषित करेगा।
ठीक है। हरे रंग के प्रकाश में लाल रंग की वस्तु संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, अतः काली प्रतीत होती है। हरे रंग के प्रकाश में लाल रंग की वस्तु काली दिखाई देती है। काली कोई वस्तु क्यों दिखाई देती है? जब सभी प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेगा, परावर्तन नहीं होगा, तो जब परावर्तन नहीं होता है तो वस्तु हमें कैसी दिखाई देंगी? काली। ठीक है, तो ये भी आप कारण याद रखिएगा। दिखाई देगी तो जो रंग परावर्तित होती है वह दिखाई देता है, और कोई रंग परावर्तन नहीं होगा तो वस्तु काला दिखाई देगा। काले रंग के लिए परावर्तन का नहीं बताएंगे कि परावर्तन हो रहा है, काले रंग के लिए कोई रंग परावर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पारदर्शक वस्तुओं के रंग, यानी कलर ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जिस रंग की किरणें पारदर्शक वस्तु में से होकर अपवर्तित हो जाती हैं, वही रंग वस्तु का रंग होता है। जिस रंग का अपवर्तन हो जाएगा वही रंग वस्तु का रंग होगा। कब? जब वस्तु पारदर्शी होगी तब। ठीक है, यहाँ तक। जब वस्तु पारदर्शी होगी तो जिस रंग का दिखाई देगा वही रंग अपवर्तन होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। मूल या प्राथमिक रंग क्या होते हैं? मूल या प्राथमिक रंग क्या होते हैं? क्या होते हैं मूल रंग या प्राथमिक रंग? लाल, हरा तथा नीला, ये मूल या प्राथमिक रंग कहलाते हैं। कौन से रंग? लाल, हरा और नीला मूल रंग कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये रंग किन्हीं दूसरे रंगों को मिलाकर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी दो अलग रंगों को मिलाकर लाल रंग, हरा रंग, नीला रंग या प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन तीन मूल या प्राथमिक रंगों को विभिन्न अनुपात में मिलाकर अन्य सभी रंग प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी तीन रंगों को कम या ज़्यादा किसी अनुपात में मिलाने पर अन्य सभी रंग प्राप्त किए जा सकते हैं। इन तीनों प्राथमिक रंगों को मिलाने पर शीत प्रकाश रंग प्राप्त होता है। उदाहरण, लाल हरा मिलाने पर पीला रंग प्राप्त हो जाएगा, लाल नीला मिलाने पर बैगनी रंग मिलेगा, नीला हरा मिलाने पर मयूरी नीला मिलेगा। इस तरीके से बताया गया है, जैसा कि आप बगल में चित्र देख रहे हैं। रंगों के मिश्रण से बने रंगों को मूल या प्राथमिक रंग कहते हैं। ठीक है, द्वितीयक रंग क्या होते हैं? दो प्राथमिक रंगों को विभिन्न अनुपातों में मिलाने से प्राप्त द्वितीयक रंग कहलाते हैं। यानी दो प्राथमिक रंग को मिला दिया जाए तो जो नया रंग प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे? द्वितीयक रंग। जैसे पीला और मैजेंडा, ठीक है, तथा श्वान, मयूर नीला द्वितीयक रंग है। सभी कौन है? द्वितीयक रंग है। संपूरक रंग कौन होते हैं? जिन दो रंगों को मिलाने से सफ़ेद रंग प्राप्त होता है उन्हें संपूरक रंग कहते हैं। जिन दो रंगों को मिलाने से सफ़ेद रंग प्राप्त होता है उन्हें क्या कहते हैं? संपूरक। और जो प्राथमिक रंगों को मिलाने से प्राप्त होता है उसको द्वितीयक रंग कहते हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा, नीला। इसको याद रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछता है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा, नीला। कितने रंग है? 3। ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर के आपके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलिए चैप्टर को एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को एक स्थान पर। जिसका पहला आपका महत्वपूर्ण तथ्य दे रहा है, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई पड़ने का कारण क्या है? क्या है? रंगीन दिखाई देता है साबुन का बुलबुला, उसका कारण क्या है? व्यतिकरण। ठीक है, आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट दे रहा है, स्नेल का नियम पहले माध्यम के अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। यानी अपवर्तन का जो दूसरा नियम पड़ा है उसको हम किस नाम से जानते हैं? स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं। और क्या होता है स्नेल का नियम? पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी साइन आई बटे साइन आर को क्या कहते हैं? यन। अगला पॉइंट दे रहा है, निर्वात विरलतम माध्यम है, इसका अपेक्षिक घनत्व शून्य होता है। निर्वात क्या है? विरल माध्यम है, सघन माध्यम नहीं है, विरल माध्यम है, इसका अपेक्षिक घनत्व क्या होता है? शून्य। बैगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सर्वाधिक तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ठीक है, बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्या दे रहा है, जल में वास्तविक गहराई, जल में वस्तु की वास्तविक गहराई 4/3 गुणे जल में वस्तु की वास्तविक गहराई
के बराबर होती है। और जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 4/3 होता है। इसको याद रखिएगा, जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 4/3। नेक्स्ट, प्रिज्म में वर्णविक्षेपण को बै, आ, ह, पी, ना, ला द्वारा आसानी से याद रखा जा सकता है। अंग्रेजी के वर्णमाला में विबग्योर के नाम से याद रखा जाता है। किससे? विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, तो दोनों में आप लोग याद रखें, सबसे सरल होगा विबग्योर याद करना, VIBGYOR, सभी अंग्रेजी के पहले अक्षरों का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए अगला पॉइंट क्या दे रहा है? लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक तथा बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होने का कारण लाल रंग का प्रकीर्णन कम तथा बैगनी रंग का प्रकीर्णन यानी छितराव फैलाव अधिक होता है। प्रकीर्णन कैसा होता है? 1/λ/4 तरंग दैर्ध्य की घात 4 की व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, रंग 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक रंग, ठीक है, प्राथमिक रंग यानी मूल रंग कौन कौन से हैं? तो अभी आप लोगों ने ऊपर देखा है प्राथमिक रंग आपके कौन कौन से थे? लाल, हरा, नीला। इसके बाद द्वितीयक रंग कौन से थे? जो प्राथमिक रंग को मिलाने से प्राप्त होता है, द्वितीयक रंग। और संपूरक रंग कौन सा था? जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग प्राप्त होता है उसे संपूरक रंग कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट चलिए पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म पर पड़ने से वर्ण विक्षेपण होता है जिसमें लाल रंग का विचलन सबसे कम तथा बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। ठीक है, यहाँ विचलन मतलब कोणीय विचलन से, कोण में परिवर्तन से है। ठीक है, नेक्स्ट, इंद्रधनुष की उत्पत्ति का कारण किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, यानी बारिश की बूंदों में किरणों का, प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिससे इंद्रधनुष बनना प्रदर्शित होता है। आकाशीय घटना है जो इंद्रधनुष आपको बारिश के समय में दिखाई देता है। ठीक है, कब दिखाई देता है? तो दिन में सुबह के समय इंद्रधनुष सूर्य पूर्व में होता है तो इंद्रधनुष पश्चिम में दिखाई देगा, तथा जब सूरज शाम के समय पश्चिम में होता है तो इंद्रधनुष पूर्व में दिखाई देगा। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अपवर्तनांक किन बातों पर निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। लैम्डा बढ़ने पर यानी तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर अपवर्तनांक n घटता है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से इस चैप्टर के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगली क्लास में इस चैप्टर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।